पाकिस्तान ने तो आज इस्लाम एज अ धर्म को भी बदनाम कर दिया है। इस पूरे अटैक के बाद से पूरे देश का खून खौल रहा है। पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये तो हिटलर के भी बाप हैं। JNK उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? स्ट्राइक। ऑलरेडी सब स्ट्राइक तो शुरू हो गई है। पूरा हिंदुस्तान एक खड़ा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। दुश्मन को रोज कंफ्यूज करते रहो। तो अभी जब फाइनल स्ट्राइक होगी, फाइनल स्ट्राइक में ही तो मजा है, जो फाइनल पंच होता है, जो नॉकआउट पंच होता है। एक कहावत कहना चाहूंगा कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना और पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना भी यही सेम चीज है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद से इंडियन आर्मी के रिटेलिएशन का सभी को इंतजार है। भारत किस तरीके का बदला लेगा, कैसे पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करेगा या फिर कौन से बड़े एक्शंस लेगा, इसका हर टीवी शो पे नुक्कड़ों पर बातचीत इन दिनों हो रही है। ऐसे में हमारे पास कई सारे सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान परमाणु हमला भी कर सकता है, क्या परमाणु हथियार पाकिस्तान निकालेगा और इसके रिटेलिएशन में भारत क्या करेगा, इसके अलावा हमारे कौन सी कूटनीतिक स्टेप्स होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ले सकता है, और अगर जंग होती है तो पाकिस्तान पर भारत कितना भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय मिस्टर। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पे। पहले तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत इस स्थिति में ऐसा कौन सा एक्शन कर सकता है जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुँचे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेंट हो। ऐसी परिस्थितियों में भारत क्या स्टेप्स लेगा? देखिए, भारत आज की तारीख में सुधांशु बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। फौज में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड ऑलरेडी हो रही है और हो चुकी है काफ़ी हद तक। एक होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को शेप करना। हमने डिप्लोमेटिक तौर पे आज पूरा विश्व, सारे देश भारत के साथ खड़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी एक हो रखी है। पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, अफगान तालिबान TTP द्वारा, POK में अपराइजिंग्स हो रही हैं, सिंध में प्रॉब्लम है। और चीन का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये भी डिप्लोमेटिक एक मैनूवर होता है, डिप्लोमेटिकली चीन भी आज वो स्थिति में है कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि चाइना भी आज इस स्टेज पे है कि वो अपने खुद सबसे बड़ी लड़ाई इकोनॉमिक वॉर कर रहा है अमेरिका के साथ। तो ये एक मैं बोलूँगा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गया है पाकिस्तान का, जिसको मैं बोलूँगा स्ट्रेटेजिक स्ट्रैंगुलेशन। और हमने सबसे बढ़िया तीर जो मारा है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में जो रखा है। इससे पाकिस्तान में ऑलरेडी बौखलाहट हो गई है, डर पैदा हो गया है। आपने इनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट सुने हैं और वो बार बार, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है अभी से। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर का जो अभी स्टेटमेंट था कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, कब कैसे कहाँ वो सेना के ऊपर है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल क्लियरेंसेस आर्मी को दे दी गई है, पॉलिटिकल डायरेक्टिव दे दिया गया है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चल गया है और इकोनॉमिक ऑफेंसिव ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का भी शुरू हो गया है। अभी इसका प्रभाव ग्राउंड में आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान घबरा गया है। अब एक ही चीज़ बची है, वो है मिलिट्री ऑफेंसिव। हो सकता है कि पाकिस्तान में ये जो इतनी घबराहट हुई है वही, और जब हमारी मिलिट्री पोस्चरिंग होती है, पोस्चरिंग मतलब जब हमारा हर जगह डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, एयर, नेवी, सब जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी एक मिलिट्री पोस्चरिंग है, मैनूवरेबिलिटी है। इन सब से पाकिस्तान घबरा रहा है। और आप कल्पना करो कि जब एक्चुअल में कोई भी मिलिट्री एक्शन होगा तो पाकिस्तान की क्या हालात हो जाएंगे। तो आज की सिचुएशन भारत के फेवर में है। पाकिस्तान बिल्कुल बुखलाहट हो चुका है। और जो आपने न्यूक्लियर का सवाल भी किया है, आप लिख के ले लेना मेरे से, मैं एज अ मिलिट्री मैन बोल रहा हूँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, इस पूरे अटैक के बाद से पूरे देश का खून खौल रहा है। ऐसे में हमने जो डिप्लोमेसी के साथ हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो भी कार्रवाई की, उसमें तो हम आगे हैं ही, लेकिन अगर एग्रेसिव नीति पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अपनाता है तो वो किस तरीके का अटैक करेगा? क्या
वो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं या फिर और भी कोई स्ट्राइक हमारी तरफ से, कोई ऑपरेशन जो है इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से चलाया जा सकता है? देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है। जी। कुछ एक साफ चीज़ें जो अगर तुलना की जाए, हमारी सुपीरियरिटी है मिलिट्री एज में, मतलब हम बहुत आगे हैं मिलिट्री वाइज। पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ पर हैं। दूसरा जो हमारा मोराल है और लीडरशिप है वो अव्वल दर्जे का है। तीसरा है स्टेइंग पावर। लड़ाई में आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर अभी 3 साल से चल रहा है, दोनों का स्टेइंग पावर है, अच्छा चल रहा है। यूक्रेन जो एक नहीं लड़ पा रहा था, पाकिस्तान में स्टेइंग पावर ही नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि देखिए स्टेइंग पावर कहाँ से आती है? स्टेइंग पावर इकनॉमी से आती है, लोगों से आती है। पाकिस्तान के लोग खुद हताश हो गए हैं, वो वहाँ दुखी हो चुके हैं अपनी सेना के खिलाफ, तो उनको अभी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक हालात उनके ख़राब हैं, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी है, या मैं बोलूँगा उसका जितनी भी एक होना चाहिए इस्तेमाल, वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, दूसरी हमारी एक और कॉम्बैट एज है जिसको मैं बोलूँगा सुप्रीमेसी, वो है साइबर में, स्पेस में। तो हमारे पास ये सिस्टम्स हैं, उनकी एयरफोर्स के और रडार्स को जैम कर सकते हैं जब वो कुछ कल्पना करेंगे। तो ओवरऑल भारत की मिलिट्री एज बहुत ज़्यादा है। और अब आप पूछ रहे भारतीय सेना क्या कर सकती है? सारे विकल्प खुले हैं। सबसे पहला एक्शन तो हमने शुरू कर दिया है। जो हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ दर्शाई जा रही हैं सी में, अरेबियन सी में, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ये गंगा यमुना, ये गंगा एक्सप्रेसवे में एयरक्राफ्ट्स वहाँ से भी टेक ऑफ किए हैं। ये सारी मिलिट्री पोस्चरिंग और मिलिट्री ये एक इस प्रकार की हम हरकतें कर रहे हैं। मैनूवरेबिलिटी मतलब आप अपने को ऐसी पोजीशन में कर रहे हैं कि वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अभी तो यही किया, अभी तक यही बहुत है। हो सकता है कि इतने में ही वो हमारा स्ट्रेटेजिक एम अचीव हो जाए। हमारा स्ट्रेटेजिक एम क्या है? वहाँ के लोग, अवाम अपनी सेना के खिलाफ खड़े हुए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो चुका है आज से 1.5 साल पहले। वही पाकिस्तान अवाम ने कोर कमांडर के घर को जलाया, एक लेफ्टिनेंट जनरल के घर को। दूसरा, उनके मिलिट्री बेसिस पे और एयर बेसिस पे किसने अटैक किया? वहाँ की अवाम ने। तो उस हालात में हुआ था। तो आज जब भारत कुछ करेगा, हमला करेगा, और क्या कर सकता है? सारे विकल्प वो खुले हैं, हवाई से, सी से, मिलिट्री से, सारे फ्रंट, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो बलूचिस्तान और ये वहाँ BLA रिबल्स हैं और TTP अफगान तालिबान है, POK अपराइजिंग है। तो ये जब होएगा, किस शेप में होगा कोई नहीं बोल सकता है। तो कहने का मतलब है आज हालात इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान को जो हमारा एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकते हैं, और हो रहा है अचीव। सर, सिंध और बलूच में, पाकिस्तान में जो है सिविल वॉर होना, यानी कि पाकिस्तान जो है अंदर से खोखला हो रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें भारत के लिए कितनी मजबूती देती हैं भारत को? और अगर हम भी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ और उनके खुद के लोग जो हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कितना घातक है और हम पाकिस्तान के खिलाफ इससे कितना और मजबूत पड़ते हैं, इस पर भी आपका एक टेक। देखिए, पाकिस्तान आर्मी हम कितना मजबूत हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके डिप्लॉयमेंट में दखल अंदाजी करेंगे। POK में आपने देखा वहाँ पुलिस ने तक इनकी फोर्सेस को रोका है। तो जब ये हालात होंगे, ऑब्वियसली तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और भारत बिना लड़ाई किए हुए, अभी तो हमने पोस्टरिंग की है और ये इंडस वाटर की है और डिप्लोमेटिक किया है, उसी पे इतनी प्रॉब्लम होगी। लोगों की आवाज़ आ रही है, आप सोशल मीडिया में आप फॉलो कर रहे होंगे, तो एक रिजेंटमेंट है। हो सकता है भारत, वो जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, मिड लेवल ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो विद्रोह भी कर सकते हैं। क्योंकि वो भी एक कल्पना ये करेंगे कि ये लड़ाई हम क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किस मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, अपने देश को तो संभाल नहीं सकते। वो आप देखिए, एथनिसिटी, बलूचीज एक अलग एथनिक ग्रुप है, पश्तून एक अलग एथनिक ग्रुप है, सिंधी एक अलग एथनिक ग्रुप है तो वो सारे मुसलमान, उसके बाद भी उनको नहीं जोड़ सकते हैं।
तो उनकी जो एक ये फिलॉसफी है कि हम धर्म से सबको जोड़ देंगे और हिंदू मुस्लिम करके इंडिया को डिवाइड कर देंगे, वो तो बिल्कुल फेल हो रही है और वो फेल होती हुई दिख रही है। तो ये पाकिस्तान खुद अपना अंत इसी प्रकार कर रहा है। और जब मैं पाकिस्तान बोलता हूँ, लोग नहीं, इनकी आर्मी और इनकी आईएसआई, और ये बेसिकली जो किंग पिन है वो है मुनीर। सर, ये भी सुना गया है कि पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो ऐसे में हमने देखा है कि कई सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो मुस्लिम होने के बावजूद भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे। तुर्की को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश जो है पाकिस्तान को खुले तौर पर और पूरे जियोग्राफिकल अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। और अगर सऊदी अरब कर भी रहा है तो वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सुन्नी देश है, दोनों सुन्नी देश हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को इस्लामिक देशों में भी कैसे कमज़ोर कर रही हैं, और इससे क्या आतंकवाद का चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड लेवल पे? बिल्कुल, पूरा विश्व, वेस्ट से लेके सारे अरब देश एक चीज़ अब समझ गए हैं कि विश्व में जो ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है वो है पाकिस्तान। आइडियोलॉजी क्या रही है ये टेररिज्म का? हर बार इस्लाम को आगे करना। पाकिस्तान ने तो आज इस्लाम एज अ धर्म को भी बदनाम कर दिया है। आप बताइए, ये कोई ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी कौम को, हिंदुओं को अलग करके और उनको मारना शुरू कर दो? और एक चीफ स्टेटमेंट दे रहा है कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। आप बताइए, अगर वही है तो पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाते हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, अपने देश को तो छोड़ के जा ही रहे हैं। दुबई में इतने भरे हुए हैं, वहाँ तो हिंदू हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन छोड़ के, जैसे अमेरिका में वाइट्स को छोड़ के, उसके बाद तो नेक्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेशन इज़ इंडियंस। वहाँ तो इंडियंस हैं और हर धर्म के हैं, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? अगर इतनी नफ़रत है, अपने देश में ही सड़ो मरो। तो वो करना नहीं चाहते, नैरेटिव ये चलाना चाहते हैं कि वो धर्म का। और यही जो इनकी पाखंडी स्टेटमेंट्स हैं वो आज अरब देशों ने भी देख लिया। आपने बिल्कुल सही बोला, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई सब ने रियलाइज़ करा लिया है। और आज आपको एक चीज़ बताऊं जो आपको शायद नहीं पता होगी कि पाकिस्तान के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो लेबर है, जो लेबर जाती है यूएई में, अब इनको वीज़ाज़ देने में वहाँ के लोग नहीं देना चाहते हैं। आज इंडियंस को टॉप प्रायोरिटी में वीज़ा दे रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते ये लोग आके हमारे देश में क्या बने, टेररिस्ट बने, और हमारे में भी ये हिंदू मुस्लिम और ये सब करेंगे। तो आपने कभी सुना है दुबई में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? ये तो उनके नेता तो आज इंडिया के साथ इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक हमारी तालमेल है। आपने देखा यूएई में तो ये कहाँ, यूएई में मेरे ख्याल एक इंडियन टेम्पल बना था, बहुत बड़ा, शारजा, मोदी गए थे, है ना? तो ये सब दिखाता है कि वहाँ ये नैरेटिव नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव फेल हो गया है। अब वो डिक्लेयर टेररिस्ट स्टेट है, और हो सकता है कि थोड़े दिन के अंदर ये जिस प्रकार चल रहा है पूरा विश्व उसको एक टेररिस्ट स्टेट भी घोषित कर सकता है। सर, एक कहावत कहना चाहूँगा कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना और पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना भी यही सेम चीज़ है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास अगर परमाणु हथियार है तो ये पूरे विश्व के लिए कितना घातक है, और क्या अमेरिका उससे उनके परमाणु हथियार छीन सकता है किसी भी केस में, क्योंकि उसे खुद को इससे खतरा महसूस होता है। आपने एक चीज़ रियलाइज़ की, ये इन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, ये बनाया था अरब लीडरशिप का, इनको कि ये पूरी अरब वर्ल्ड का लीडर बने। ये कारण ये था कि हम हमास को सपोर्ट कर देंगे, हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, जितने मुसलमान देश हैं उनके लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। इतनी अगर इनमें शक्तिशाली थी या इतना रिजॉल्व था जिसके लिए बनाया है, तो अभी जब ये इजराइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया? अरब वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए इन्होंने बनाया था ना, दिखाने को कि हम पहला अरब देश है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है। तो ये सब ऐसी खोखले स्टेटमेंट्स हैं। मैं अब आज को आपको बताना चाहूँगा, न्यूक्लियर वेपन्स का सिर्फ ये एक सेवर रैटलिंग है, ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। और एक भारत को सबसे बड़ा चिन्ह मिल जाएगा जिस दिन ये सोचेंगे यूज़ करने की। इनके सारी टॉप लीडरशिप जनरल्स, इनके सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इनके सारे जो रिश्तेदार हैं, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स जो एक पाकिस्तान में जिनका हुकूमत है, सो कॉल्ड फ्रॉड हुकूमत,
ये मिलिट्री जहाज़ों से दूसरी कंट्री में भागना चाहेंगे, तब मैं बोलूँगा हाँ इनके दिमाग में कुछ है। तो क्यों करेंगे वो? क्योंकि इंडिया का जो मैसिव रिटेलिएशन होगा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब से लेकर सारे बॉम्ब्स हैं। पाकिस्तान की एक एक नुक एंड कॉर्नर फ्लैटेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो या तो वो ऐसे अपने को ख़त्म करवा ले, अपने लोगों को, तो वो नहीं चाहेंगे। वो वैसे भी आज देखो, एक सेना का पावर कहाँ से आता है? लोगों से, देश से आता है। आज देश जब पूरा खड़ा है तो सेना का भी मन करता है ठोको। उनकी तो पावर ही नहीं है, अभी लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो आप सोचो, अंदर से डर, बाहर से डर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी से डर, अरब देश उनको त्याग रहे हैं, तो कहाँ अभी वो चलते रहेंगे? तो पाकिस्तान का ये जो है ना, ये बार बार बोलना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलेंगे, वो गीदड़ टाइप जो है ना, वो शोर कर रहा है कि हम करेंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया ने नहीं यूज़ किया, उसके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। चाहता तो वो भी ठोक सकता था। तो ये न्यूक्लियर बम नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ जो आपने बोला बंदर के पास वो एक रेजर दे दो, तो अगर कर भी दिया तो फिर ख़त्म है। और फिर तो ये लोग जो है ना, जो भाग जाएंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लोग ही नहीं भागने देंगे। चलो मान लो वो करते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगा दिया वहाँ है, उसकी फ़्लाइट ही नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान के लोग, अब देखिए उनका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। वो जो अपने लोगों के साथ बेवकूफ़ी और उनको गुमराह कर रहे थे, आप एक चीज़ देखिए, भारतीय सेना अपने देश को सर्व करती है। हम जब पास आउट होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, हमारे लिए सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये हमारा उद्देश्य है। हम अपने लोगों को सर्व करते हैं। कभी आपने सेना का देखा कि हम कुछ जाके ऐसे काम कर रहे हैं और लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं? आज तक कभी नहीं देखा। पाकिस्तान में उनका मोटो क्या है? जनरल्स, वेलफेयर, सेफ्टी, एवरीथिंग कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। वो कंट्री से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, और वो जो एक टूल कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम और कश्मीर, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लोगों को गुमराह हो रहे हैं। अब लोग गुमराह नहीं होंगे अगर इतना हिंदू ये क्या नाम है, मुस्लिम वो जो बार बार बोलते हैं, बांग्लादेश क्यों उनसे आज़ाद हुआ? आप बताइए। बलूचिस्तान में इनकी ट्रेन को हाईजैक किया पहली बार। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है कि एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। क्यों किया? सिविलियंस को तो छोड़ दिया, इनकी पाकिस्तान सेना को ठोकने के लिए। टीटीपी इनकी सेना को मार रहा है, अफगान तालिबान इनकी सेना को मार रहा है। तो सब क्या जाहिर होता है? इनकी जो एक आइडियोलॉजी थी ना कि ये सब बोल के बार बार धर्म धर्म धर्म, वो फेल हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। तो ये न्यूक्लियर बोगी और ये धर्म की बोगी फेल हो गई है। अब आज मैं आपको ओपनली एज अ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, रिटायर्ड जनरल, रिस्पॉन्सिबल जनरल, पाकिस्तान अब पटने की तरफ आ चुका है। पाकिस्तान एक नेशन, आर्टिफिशियल नेशन था ना वो, उसको तो आज़ादी मिली नहीं ना। आज़ादी तो हमें मिली थी, हम लड़े थे अपनी आज़ादी के साथ, आज़ादी के लिए। ये लोग तो एक आर्टिफिशियली उस क्रिएट किया गए अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये जो क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय भी होता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। विद इन आज से 5-7 साल के अंदर पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। ये आज मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ एज अ मिलिट्री एनालिस्ट। सर, मिलिट्री में कहते हैं नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, पाकिस्तान आर्मी नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। और पाकिस्तान आर्मी तो अपने ही लोगों को पीछे छोड़ दे रही है। वहाँ की आवाम भूखमरी से मर रही है। लोगों के पास खाने के लिए आटे के इतने ज़्यादा भाव हो गए। तो अगर ऐसे हालात रहते तो क्या पाकिस्तान आर्मी को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं? और इसके बावजूद भी वो अपना छाती चौड़ी करके इंडियन आर्मी को ललकारती है। बिल्कुल। तो इस पर आपका एक कमेंट सर। पाकिस्तान आर्मी को सब दिख रहा है, वो तो वहाँ हुकूमत में है ना, शासन है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन उनको एक ही चीज़ दिख रही है, वो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उनको एक ही चीज़ दिख रही है, अपना स्वार्थ। वो उनको दिख रहा है बस। सारे जनरल्स पाकिस्तान के आज कहाँ बैठे हैं? कियानी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जनरल कियानी। कोई वो मुशर्रफ कहाँ था? यूनाइटेड किंगडम में था। सारे जनरल्स इनके बाहर देश में, कोई अमेरिका में, कोई वेस्ट में, कोई इधर है। पाकिस्तान में कौन सा जनरल रहता है?
ये नवाज शरीफ भी पूरे समय वहाँ बैठा हुआ था यूके में या सऊदी अरेबिया में। तो ये प्रॉब्लम है, ये अपने देश को देश ही नहीं मानते हैं। हमदर्दी लॉयल्टी है इनकी दूसरे देशों के साथ। पाकिस्तान में ये सिर्फ बस पैसा कमा रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का तो ये हाल है। तो मेरा इसमें साफ जवाब ये है कि पाकिस्तान के बुरे दिन आ चुके हैं। इनको सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। जब लोगों के साथ आपका कनेक्ट ही नहीं है, आप अथॉरिटी, ये तो हिटलर के भी बाप हैं। जब इनको हकीकत नहीं दिख रही है और ना देखना चाहते हैं, तो ये लोगों को पीछे अपना स्वार्थ जब देख रहे हैं, तो जब इंसान अपना स्वार्थ देखता है और कंट्री का नहीं देखता, तो क्योंकि आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट हुई थी, तो इनको वो एक जो लगाव होता है ना देश के लिए। पाकिस्तान की क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है, हमारा ही तो था सब कुछ। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने अचीव क्या किया? टेररिज्म। वहाँ पर कभी सारे टेररिस्ट के नाम्स आपको सुनाई देते हैं। टेररिज्म को शेल्टर कर रहे हैं। 9/11 यहाँ से कंसीव हो गया, हर चीज़ यहाँ से हुआ है। बिन लादेन, उसामा बिन लादेन यहाँ छुपा हुआ था, और हर जगह ये बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करते हैं। तो ये देखिए इस देश से कई बार हमें वो भी होता है कि बेचारे जो लोग हैं अवाम, उनको ये कहाँ से कहाँ ले गए। और आज वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश था ना पहले। तो आज इंडिया कहाँ पहुँच चुका है? 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी हम बनने वाले हैं। पाकिस्तान आज किस ओर पहुँच चुका है? गड्ढे में घुस गया है। तो क्या फ़र्क है? उन्होंने सिर्फ जो 2 नेशन थ्योरी धर्म के नाम पे चलाई थी, वो फेल हो गई है, और इसका कोई इलाज है नहीं जब तक उनकी सेना को लोग ना वहाँ से बगावत करके निकालें। लोगों को अब पावर अब आएगी पाकिस्तान में, और लोग अपनी सेना के खिलाफ हैं। ट्रेलर हमने देखा है। सर, अगर युद्ध होते हैं, युद्ध जैसे हालातों में इंडिया के साथ कौन से बड़े देश खड़े होंगे? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ भी कौन से देश जो हैं उसे डिफेंड करने आएंगे इस पूरे सिचुएशन में, अगर किसी भी तरीके से युद्ध होता है तो? पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं खड़ा होगा। चाइना, मैंने आपको बताया, वो खुद ट्रेड और टेरिफ वॉर में फंसा हुआ है। वो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर दे देगा, हम आपके साथ खड़े हैं, ऑल वेदर फ्रेंड हो, ये सारे वो स्टेटमेंट देगा। और साथ ही थोड़ी सामग्री दे सकता है, मिलिट्री हार्डवेयर, ये जो इनका कनेक्टिविटी है सीपेक कॉरिडोर से, और बाय सी भी कर सकता है, कोशिश करेगा। टर्की एक है देश, वो थोड़ा इनको सपोर्ट करना चाहता है, और टर्की को वो वाला फैक्टर नहीं है जो हम सोचते हैं मुस्लिम वाला। नहीं, टर्की को पता नहीं इंडिया से कुछ है। ओके, वो क्योंकि, और क्या है वो मैं अब साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, जब मैं अफ़गानिस्तान में था, अफ़गान के लोग सबसे नंबर 1 किस देश को मानते हैं? इंडिया को। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट कोई छिप नहीं सकता है। ये फैक्ट वहाँ ईरानियन को पता था, टर्कियों को पता था, रूस को पता था, अमेरिकन को पता था, पाकिस्तान को पता था। सबसे ज़्यादा हेटेड कंट्री कौन है? पाकिस्तान। तो तो टर्की ये सोच रहा है कि शायद हम इनकी मदद करके, वो मुस्लिम फैक्टर करके इनकी मदद करेंगे, तो शायद मुस्लिम वर्ल्ड में हम एक और अरब लीडरशिप का हमें रोल मिल जाएगा। और अफ़गान भी शायद बोलेंगे हाँ यार, ये मतलब मुस्लिम धर्म का ये साथ दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ये कर रहा है, इसके ज़्यादा वो आके लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो पाकिस्तान की ये लड़ाई अकेली है, साफ। भारत की लड़ाई हम अपने दम पे लड़ेंगे, हमें किसका साथ चाहिए? हमें तो बस एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल चुका है ऑलरेडी, बाकी हम अपने दम पे लड़ेंगे। सारा एक्शन आज तक जितना हुआ है हमारी दम पे ही हो रहा है। पॉलिटिकल विल, इंडस वाटर, मिलिट्री एक्शन, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, आप जब भी आप हमला करना करो, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, और स्पिरिट ऑफ इंडिया पूरी भारत आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है। तो हमें किसी की वो वाली मदद नहीं चाहिए, और पाकिस्तान की कोई मिलिट्री मदद नहीं करेगा। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि उरी के बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक देखी, फिर उसके बाद पुलवामा हमले के बाद हमने एक एयर स्ट्राइक देखी, तो क्या पहलगाम अटैक के बाद भी कोई भारत जो है रिटालिएशन में कुछ बड़े कदम, कुछ बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करेगा? बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी कर दिए। ये मिलिट्री नहीं, हमने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दिए। ग्लोबल लीडरशिप को साथ करना, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक,
इकोनॉमिक स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक, स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बस यही एक छोटा सा स्टेटमेंट था। पाकिस्तान में तो रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं, बाकी आप अभी कोई यहाँ से स्टेटमेंट मिल रहे हैं हम ये करेंगे। हाँ, दूसरा हमारा एक और स्ट्राइक हो गया है, पूरा कश्मीर इज यूनाइटेड विद इंडिया एज वन पीपल। हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज वन हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके रहने चाहिए, वही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग JNK, उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक। ऑलरेडी सब स्ट्राइक तो शुरू हो गई है और मिलिट्री स्ट्राइक भी शुरू हो गई है। हमारी जो पोस्चरिंग चल रही है, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो भी एक स्ट्राइक है। इतने सबसे ही पाकिस्तान की लीडरशिप में डर फैल गया है, तो ये भी तो स्ट्राइक है। और जो फाइनल स्ट्राइक है, जो हमें प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, वो तो हम जब करेंगे जब हमारी मर्जी। और मैं एक और यहाँ स्ट्रैटेजी बोल दूँ, एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि दुश्मन को रोज कंफ्यूज करते रहो, उसके दिमाग का डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर दो और उसको थका दो। आप सोचो, रोज वो यही सोच रहा होगा, आज ये आपने देखा था अभी एक दिन स्टेटमेंट आया कि 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर ये इंडिया अटैक करने वाला है। ये सब यही तो हम चाहते हैं। वो इतने कन्फ्यूजन में रहे और फिर बाद में इनका जवान बोलने लगे, क्या ये लड़ाई आप बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रही भारत, तो कुछ नहीं कर रही है। तो ये बोलते ना, आज हमारे फेवर में है सब कुछ, कब कहाँ कैसे, आज कल 10 दिन, 1 महीना, 1 साल हमारे ऊपर है। मैं तो बोलूँगा जितना उनको थकाओ मेंटली, मानसिक तौर पे कि वो टूट जाए वैसी, और इनकी लीडरशिप को बिल्कुल मेंटली पैरालाइज कर दो कि वो बोले यार इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बलूचिस्तान भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ये पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो ये सारी स्ट्राइक्स तो ऑलरेडी चल रही हैं, ये सब स्ट्राइक्स है। वॉरफेयर वो बोलते हैं ना, इट इज़ होल ऑफ नेशन अप्रोच। लोग सोचते हैं कि सर नहीं, जब फौज ने कर दिया तो वो लड़ाई है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिस दिन 7 ये इन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक किया था, लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो लड़ाई मतलब सब कुछ, होल ऑफ नेशन अप्रोच। पूरा हिंदुस्तान एक खड़ा है, वो भी लड़ाई है। पाकिस्तान तो चाहता हम टूटे, हिंदू मुस्लिम में हुए, कश्मीर के लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए। तो वो सारी ये एक मिलिट्री, ये जो एक ना स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव, ये चालू हो चुका है। और लास्ट ऑप्शन तो है मिलिट्री ऑप्शन, वो बोलते हैं एट द टाइम ऑफ ओन चूजिंग वेयर एवरीथिंग इज ऑन अस। इतनी स्ट्राइक्स ही हुई है ना, तो आपने देख लिया पाकिस्तान के क्या हालात हुए हैं। तो अभी जब फाइनल स्ट्राइक होएगी, फाइनल स्ट्राइक में ही तो मज़ा है, जो फाइनल पंच होता है, जो नॉकआउट पंच होता है, नॉकआउट होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे इस पूरे इंटरव्यू के लिए समय निकालने के लिए आपने अपना इतना क्रूशियल टाइम दिया और इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स ने भी कई सारी चीज़ें आज समझी होंगी और कई सारे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो अभी इस वक्त टेंशन चल रहा है, इस पर भी उन्हें व्यू बनाने का मौका मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। बने रहें इंडिया टीवी के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।